डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ सेल विच वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर। एक बार फिर से देखिए, नेम द टाइप ऑफ सेल विच वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर। इसका आंसर है H2O2 फ्यूल सेल was used in Apollo space program for providing electric power। हिंदी में सुने, विद्युत उत्पन्न करने के लिए अपोलो स्पेस कार्यक्रम में हमने किस प्रकार के सेल का उपयोग किया? तो आंसर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। इसका उपयोग हमने अपोलो स्पेस कार्यक्रम में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया था। ठीक, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम है, इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का यूज़ पावर जनरेशन के लिए तो किया ही था, एज वेल एज वाटर वेपर्स जो इस सेल में प्रोड्यूस होती हैं उसको ड्रिंकिंग वाटर की तरह भी उन्होंने यूज़ किया। ठीक, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, विच सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। आंसर है इसका मरकरी सेल। वो कौन सा सेल है जिसका उपयोग श्रवण यंत्र यानी सुनने वाली मशीनों में किया जाता है? तो इसका आंसर है मरकरी सेल। थर्ड क्वेश्चन है, विच सेल इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। आंसर है इसका लेड स्टोरेज सेल। वो कौन सा सेल है जिसका उपयोग स्वचालित वाहन और इन्वर्टर में किया जाता है? तो इसका आंसर है सीसा संचायक सेल यानी कि लेड स्टोरेज सेल। नेक्स्ट, विच सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ। इसका आंसर है ड्राई सेल। वो कौन सा सेल है जिसका जीवन काल ज़्यादा नहीं होता, यानी कि कुछ समय के लिए होता है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होता है? तो इसका आंसर है शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल। ठीक, आपको पता है 1.5 वोल्ट इस ड्राई सेल का होता है, और ये ड्राई सेल प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल है। ड्राई सेल को ही हम लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं। ये रिचार्जेबल नहीं होता क्योंकि इसमें जो रिएक्शन होती है केवल वन डायरेक्शन होती है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट को वापस हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द सेल विच जनरली यूज इन ट्रांजिस्टर। फिर से सुनिए, राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज जनरली यूज इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, रेडियो, इनमें हम उस सेल का यूज़ करते हैं। वो कौन सा सेल है? आपको पता है ड्राई सेल यानी कि लेक्लांसी सेल। ठीक, ड्राई सेल यानी लेक्लांसी सेल को लेक्लांसी ने ही डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको लेक्लांसी सेल या फिर ड्राई सेल बोलते हैं। ठीक, वोल्ट आपको पता है 1.5 वोल्ट होता है। ठीक, ये प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है, ये रिचार्जेबल नहीं होता। ठीक, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज द लेड स्टोरेज बैटरी। हमको बताना है कि जो सीसा संचायक बैटरी है वो किस प्रकार की बैटरी है। तो आंसर सुनिए, आंसर है इसका लेड स्टोरेज बैटरी इज अ सेकेंडरी सेल। इट कैन बी रिचार्ज्ड by passing direct current through it, therefore it can be reused। It is used in automobiles and inverters। आपको पता है सीसा संचायक सेल ये एक द्वितीयक सेल का उदाहरण है। आपको पता है कमर्शियल सेल दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल।
जो व्यापारिक सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो ये सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है। आपको पता है सेकेंडरी सेल में क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट को अगेन हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसमें हम अभिकारक को उत्पाद में और उत्पाद को पुनः अभिकारक में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए, वाई डज द वोल्टेज ऑफ अ मर्करी सेल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स रिएक्शन। मर्करी सेल का जो विभव होता है अपने जीवन काल में वो स्थिर होता है, क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम दो तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। पहले तो ये इसकी रिएक्शन समझें, फिर हम आंसर देते हैं। आपको पता है मरकरी सेल में एनोड जिंक अमलगम होता है, ठीक, और कैथोड यहाँ पर HgO गम। इसको जिंक अमलगम हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मरकरी में कोई मेटल डिसॉल्व हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटल अमलगम। अगर यहाँ ZnHg है तो उसको बोलेंगे जिंक अमलगम। अगर यहाँ MgHg होता तो उसको बोलते हैं मैग्नीशियम अमलगम। अगर यहाँ LHg होता तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम अमलगम। तो जब भी अमलगम वर्ड आएगा तो पहले मेटल का नाम बोलेंगे, फिर हम उस मरकरी के लिए अमलगम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो मरकरी है इसमें ये मेटल जो है डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, और ये यहाँ पर जब डिसॉल्व हो जाएगी तो ये एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो एनोड है वो जिंक अमलगम है, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं किसको? KOH को यूज़ करते हैं। तो जो KOH होता है वो ब्रेक हो जाता है किस तरह से? K पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो OH नेगेटिव है ये रिएक्शन को स्टार्ट करता है, यानी इनिशिएटर का काम करता है। तो हम इस KOH में से 2OH नेगेटिव को यहाँ ले लेते हैं। अब देखो क्या होगा, ये इसकी रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो पहले जो 2OH नेगेटिव है इसमें से 2 1 या 2, इन दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दो। अब यहाँ पर जो OH नेगेटिव है इसको 2 टाइम आप ऐसे लिख सकते हो, जिसमें से यहाँ पर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दीजिए यहाँ से। ये देखिए H2 निकल गया। अब यहाँ जो एक सिंगल ऑक्सीजन बचा है उसको Zn के साथ रिएक्शन करा के आप ZnO बना दो। ठीक, तो ये एनोड पर ये रिएक्शन हो जाएगी। अब कैथोड पर जो रिएक्शन होती है आपको पता है इसकी रिएक्शन फ्यूल सेल से मैच करती है। तो हम क्या करेंगे, कैथोड कौन है यहाँ पर? HgO। ठीक है, तो यहाँ जो HgO है वो आपको पता है कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक, कहाँ पर? कैथोड पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एज वेल एज ये वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए H कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2H नेगेटिव का फॉर्मेशन फिर से कर लेगा और यहाँ मरकरी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। अब देखिए इसकी अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ H2O से ये H2O कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2H नेगेटिव से ये 2H नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें यहाँ पर तो हमको क्या मिल रही है? ZnHg। ये देखिए HgO, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर HgO, यहाँ पर क्या आएगा? HgO। तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर ये HgO, ये HgO आ गया। ठीक है, क्योंकि ये H2O तो H2 से कैंसिल हो गया था, ठीक है, और ये 2H से 2H कैंसिल हो गया तो ZnHg साथ में HgO आ गया। तो यहाँ पर क्या है? ये HgO। अब ये ZnO और साथ में ये Hg। अब इस रिएक्शन में देखो आप यहाँ पर क्या आपको कोई आयन नज़र आ रहा है? इस ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ पर यहाँ से लगा के यहाँ तक कोई आयन नज़र नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि इसकी ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ पर कोई आयन है ही नहीं। ठीक है,
जिसकी कंसंट्रेशन में क्या हो, चेंज हो, इसीलिए इसका वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, द वोल्टेज ऑफ अ मर्करी सेल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन। यानी कि इसके सॉल्यूशन में कोई आयन प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसके सॉल्यूशन में कोई आयन है ही नहीं, इसीलिए इसका वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आपको पता है अगर आयन होते हैं तो उसकी एक डेफिनेट कंसंट्रेशन होती है, और टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन कम होती है तो वोल्टेज भी क्या होता है, कम होता चला जाता है। लेकिन जब इसमें आयन ही नहीं है तो ये क्वेश्चन उठता ही नहीं है। ठीक, अब हम एक काम और कर सकते हैं। कुछ बुक्स में 99% तो ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, मतलब 100% एक्यूरेट है, लेकिन कुछ बुक्स में इसका आंसर ऐसे भी लिखा हुआ है। देखिए, द इलेक्ट्रोलाइट KOH इज नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। इस जो मरकरी सेल की रिएक्शन होती है उसके अंदर जो KOH इलेक्ट्रोलाइट है वो कंज्यूम्ड नहीं हो पाता, यानी कि पूरी तरह से कंज्यूम्ड नहीं हो पाता। जब कंज्यूम्ड होगा ही नहीं तो क्या होगा कि जो वोल्टेज है उसका वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, द इलेक्ट्रोलाइट KOH इज नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, यानी कि इसकी अभिक्रिया में KOH का उपयोग नहीं हो पाता है। किसके द्वारा, मरकरी के द्वारा, यानी कि मरकरी KOH से रिएक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, और अगर कर भी लेता है तो इस KOH में यानी इसकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट KOH इज नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। जब KOH कंज्यूम ही नहीं होगा तो इसके वोल्टेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इस तरह से, ये देखिए, राइट द एनोड एंड कैथोड reactions occurs in a commonly used mercury cells. How is the overall reaction represented? अभी जो हमने क्वेश्चन किया मरकरी सेल का, तो मरकरी सेल में जो कैथोड और एनोड पर जो रिएक्शन होती है वो हमको बताना है, साथ में उसकी ओवरऑल रिएक्शन को भी हमको बताना है। तो वो अभी हमने किया था, ये देखिए, पहले हम यहाँ पर एनोड पर होने वाली रिएक्शन लिखेंगे, फिर कैथोड पर होने वाली रिएक्शन लिखेंगे, और फाइनली हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 9th नंबर, ये देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यूल सेल एंड राइट द कैथोड एंड एनोड रिएक्शंस फॉर इट। ठीक है, अब हमको बताना है कि फ्यूल सेल क्या होता है। तो पहले हम आपको मैं ओरली बता दूं, ये एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जिसमें कंबशन एनर्जी को यानी कि केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल। देखिए यहाँ पर, दैट गैल्वेनिक सेल्स इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स directly converted into electric energy are called fuel cell. Fuels like H2 hydrogen, CO carbon dioxide, CH4 methane, ठीक है, एट्सेट्रा। ठीक है, एक बार फिर से हिंदी में सुने कि वह गैल्वेनिक सेल जिसमें दहन ऊर्जा को हम सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उस सेल को हम लोग बोलते हैं ईंधन सेल। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है, बिल्कुल अभी हमने जो मरकरी सेल में पढ़ा था कि इसमें जो KOH इलेक्ट्रोलाइट है वो रिएक्शन इनिशिएटर है, तो फ्यूल सेल में भी बिल्कुल सेम वही रिएक्शन होती है। अब फ्यूल सेल में क्या होता है कि जो एनोड है वहाँ पर हम इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कराते हैं, यानी इस हाइड्रोजन गैस को हम एनोड पर भेजते हैं। देखिए कैसे, हमने यहाँ पर ये H2 ले लिया, ठीक, ये गैस, और रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम OH नेगेटिव को यूज़ करते हैं। हमने OH नेगेटिव ले लिया, यहाँ पर हम एक्वस लिख सकते हैं। ये OH नेगेटिव कहाँ से आया, KOH से या फिर NaOH से। ठीक, अब ये जो OH नेगेटिव है हम इसके 2 मोल ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, देखो ना, 2 ये और 2 ये कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक,
तो यहाँ क्या हो सकता है, एक बार फिर से देखिए, हम यहाँ पर ऑक्सीजन को इंक्रीज कर दें तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 4। हमने यहाँ पर 4OH नेगेटिव ले लिया। अब ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 4 तो ये हो गए और 2 6 ये हो गए। हम इसको चाहें तो और बैलेंस कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 2 कर देते हैं। अब 2 करने पर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ये हो गए और 4 ये हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर देते हैं। हमने 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लिबरेट कर दिया। ठीक, और यहाँ पर देखो ना क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, 8 हाइड्रोजन है यहाँ पर और 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम 4H2 हमने बना लिया। ठीक, अब हम कैथोड पर लेके आएंगे किसको, ऑक्सीजन को। हम ये O2 को लेकर आए। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। अब ऑक्सीजन कितने लिए यहाँ पर 2 हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2H2O ही लेंगे। इतना, इस 4H2 में से 2H2 ही लेंगे। क्यों, क्योंकि जो 4OH नेगेटिव हमने लिया था वो वापस से हमको रिलीज कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4OH नेगेटिव का फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी ओवरऑल रिएक्शन को देखेंगे। देखिए 4OH नेगेटिव से ये कैंसिल हो जाएगा, 4H2O से 2H2 कैंसिल कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन से ये कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा वो देख लो, यहाँ पर होगा 2H2, ऐसा कैसे ही, साथ में O2, ये देखिए, और इधर क्या बचेगा भाई 4 थे, 2 कट गया तो 2 बचे रहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2H2। तो इसकी आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई समझ में। तो ये फ्यूल सेल में किस तरह से रिएक्शन होती है वो आपने देख लिया। अब डियर एक बात का ध्यान रखना कि इस फ्यूल सेल में यहाँ पर जो H2 होता है वो हम लिक्विड लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, लिक्विड। क्लियर, जहाँ H2 लिखा हुआ लिक्विड आप लिख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ZnCl2 इन ड्राई सेल, यानी कि शुष्क सेल में ZnCl2 का क्या भूमिका है, क्या रोल है, वो हमको बताना है। तो देखिए आपको पता है कि ड्राई सेल में जब ओवरऑल रिएक्शन होती है तो उस ओवरऑल रिएक्शन में अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। अब सेल पूरी तरह से बंद है, उसमें गैस का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा कि सेल की जो सील है वो क्रैक हो जाएगी, वो सेल फूट जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो जो एपरेटस में यूज़ हो रहा है उसको भी लॉस करेगा, उसके लिए भी वो हार्मफुल होगा। ठीक है, उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो कंटेनर होता है उसमें हम, जैसे मान लो यहाँ पर मैं कंटेनर बना देता हूँ, ये देखिए मैं कंटेनर बना दिया। ठीक, तो इसमें अंदर की तरफ ये ना, इधर ये ऐसे अंदर, यहाँ पर NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट लगाते हैं। तो वही ZnCl2 का पेस्ट हम क्यों लगाते हैं, ठीक है, तो बता देते क्यों लगाते हैं। ये जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है ओवरऑल रिएक्शन में, उससे ये ZnCl2 से प्रोड्यूस जो Zn2+ है वो रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने की वजह से, इस संकुल यौगिक के निर्माण की वजह से उस सेल के अंदर जो NH3 गैस का प्रेशर होता है वो निकल जाता है, क्योंकि अब NH3 गैस रहती नहीं है। ठीक है, क्योंकि NH3 कन्वर्ट किस में हो गई, Zn2+ से रिएक्शन करके इस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो इसीलिए सेल की जो सील होती है वो क्रैक नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लेटिनम फॉइल इन द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसमें प्लेटिनम फॉयल का यूज़ किस लिए होता है। तो मैं यहाँ जो लिखा है वो तो मैं बता ही दूंगा आपको, आप ऐसे भी सुन लें कि सबसे पहले तो प्लेटिनम फॉयल का यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रॉनों के अंदर आना और इलेक्ट्रॉनों का बाहर जाना, यानी कि इट इज़ यूज्ड फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने पर, इलेक्ट्रॉन के बाहर करने के लिए भी हम प्लेटिनम फॉयल का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, जो प्लेटिनम फॉयल होती है उस पर हम प्लेटिनम पाउडर का कोटिंग कर देते हैं, यानी कि हम उसको प्लेटिनम फॉयल को प्लेटिनम पाउडर से पेंट कर देते हैं। क्यों? जिससे सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है, उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब क्यों? जिससे कि वो जो हाइड्रोजन गैस हम पास करते हैं उसका एड्जॉर्प्शन हो जाए, उस हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो जाए। ठीक। तीसरी चीज़, हम जानते हैं कि प्लेटिनम एक नोबल मेटल है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है। जैसे गोल्ड रिएक्शन नहीं करता है, ऐसे प्लेटिनम मेटल भी रिएक्शन नहीं करती है। ठीक। दूसरी बात, ये हाईली स्टेबल होती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या प्लेटिनम फॉयल का यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। और आज का हमारे डियर स्टूडेंट्स आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ MnO2 इन ड्राई सेल। हम शुष्क सेल में MnO2 का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये है कि अगर हम MnO2 का ड्राई सेल में यूज़ ना करें तो याद रखिए उस ड्राई सेल की ओवरऑल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो हाइड्रोजन गैस बबलिंग करेगी। ठीक है, अगर हम MnO2 का उपयोग नहीं करेंगे ड्राई सेल में तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाएगा और वो बुलबुलों के रूप में रहेगी, जिससे क्या होगा कि जो उसकी सेल रिएक्शन है वो अफेक्टेड होगी, यानी कि सेल रिएक्शन जो होगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी और सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एक वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह ये है कि जो MnO2 को हम लेते हैं तो ये MnO2 क्या करता है, उस हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। और जब वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा तो पेस्ट में मॉइस्चर रहेगा, यानी मॉइस्ट रहेगा, और मॉइस्ट रहने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉनों का जो गमन है वो आसानी से होता रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपकी इसकी रिएक्शन समझा देता हूँ। ठीक है, चलो देखिए कैसे। हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी रिएक्शन को समझते हैं। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हो ये 8 एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ये देखिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो 8 एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो Zn सॉलिड है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Zn2 पॉजिटिव एक्वस आयन का फॉर्मेशन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये लूज हो जाएंगे। अब हम कैथोड की बात करते हैं, 8 कैथोड। ये देखिए, तो कैथोड पर क्या होता है डियर, रिडक्शन होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना आपको, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन में ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। अब ये गेन कौन करेगा, आपको पता है NH4Cl और ZnCl2 का जो वाइट पेस्ट होता है उसमें NH4Cl को हम ऐसे लिखते हैं, NH4 पॉजिटिव एक्वस। इसके हम 2 मोल ले लेते हैं, ये देखिए 2 मोल ले लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब गेन कर लेगा तो पहले तो ये 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव, ये न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पर NH4 कितने बच गए, 2। तो पहले तो ये देखिए NH3 एंड NH3 और साथ में H और H, तो क्या 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 का फॉर्मेशन होगा और साथ में ये H2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए, ये वही H2 गैस है जो इस ड्राई सेल में बबलिंग करेगी, बुलबुलों के रूप में रहेगी और इस सेल रिएक्शन को ईजिली नहीं होने देगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस कैथोड पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर MnO2 को रिएक्शन करा देते हैं। अब MnO2 को रिएक्शन कराने से मालूम क्या होगा कि ये जो H2 है
ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हम इस रिएक्शन को अब हम अगर MnO2 लेके करते हैं तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए ज़रा ध्यान से। यहाँ पर हम लेते हैं 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NH4 पॉजिटिव एक्वस, और यहाँ पर हम लेते हैं 2 MnO2 जो कि सॉलिड होता है, ये ले लिया हमने, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखना क्या होगा, 2 प्लस से 2 माइनस, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर NH4 को हम कैसे लिख सकते हैं, NH3H, और NH3H हमने इसे लिख लिया। MnO2 कैसे लिख सकते हैं आप, MnO2, और फिर MnO2 ऐसे लिख सकते हो। इस O2 को कैसे लिख सकते हो, O 2 बार में कर लिया। तो यहाँ से देखिए पहले क्या हुआ, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 के बन गए। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये जो H इस ऑक्सीजन को लेकर ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा, ये बना लिया मैंने, प्लस अब क्या बचेगा यहाँ पर Mn2O3, ये देखिए ये Mn2O3। तो अब आपने देखा कि ये हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए H2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जिससे पेस्ट जो रहेगा वो मॉइस्ट रहेगा। मॉइस्ट की वजह से उसमें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा समय तक के लिए रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। हिंदी में सुने, इस H2O के बनने की वजह से उस पेस्ट में, पाउडर में नमी रहेगी, नमी रहने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का मन ज़्यादा समय तक रहेगा, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।